नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ अधिकारों का सेकंड वीडियो, जिसमें हम पढ़ेंगे समता का अधिकार। इससे पहले हमने जो पढ़ा था वह यह था कि अधिकार क्या होते हैं, अधिकारों की हमें क्या आवश्यकता होती है, अधिकारों का घोषणा पत्र क्या होता है, इसके बारे में हमने चर्चा की थी। और यह भी हमने जानने का प्रयास किया था कि मौलिक अधिकार क्या होते हैं, जो हमें संविधान में लिखित रूप से नागरिकों को प्राप्त होते हैं, उनके बारे में हमने चर्चा की थी। अब हमें जो मौलिक अधिकार प्राप्त हैं, उन सभी अधिकारों के बारे में वन बाय वन हम चर्चा करेंगे आपके साथ। जैसे कि सबसे पहले आता है समता का अधिकार। तो विद्यार्थियों, समता यानी समानता, समानता का अधिकार। समानता किस स्तर पर? राज्य में, जिस भी राज्य में हम रह रहे हैं, उस राज्य में चाहे हम किसी भी धर्म, जाति, भाषा, संस्कृति और लिंग के हों, हम सभी के साथ एक समान व्यवहार किया जाएगा। उसे कहा जाता है समता का अधिकार। बहुत से लोग इसे समता की जगह समानता भी लिखते हैं, लेकिन संवैधानिक भाषा में इसे समता का अधिकार ही लिखा जाता है। समता के अधिकार से तात्पर्य यह है एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार। ठीक है, समानता का मतलब ये होता है कि सभी के साथ एक जैसा व्यवहार। तो संवैधानिक शब्द जो समता शब्द लिया गया है, वह किस लिए लिया गया है? वह इसलिए लिया गया है विद्यार्थियों, संविधान में, कि एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया जाएगा। अब आप यहाँ देखें, दो उदाहरण इसमें बता रखे हैं और उसमें ये बताने का प्रयास किया है कि किस प्रकार से भेदभाव किया जाता है और उस भेदभाव को हमें दूर करना चाहिए। तो पहला इसमें जो उदाहरण बताया है वह है एक स्वदेश कुमार अपने गांव में रहता था, है ना, और उसके साथ उसका एक दोस्त भी था। गांव के एक होटल में उन्हें चाय पीने की इच्छा हुई। दुकानदार स्वदेश कुमार को जानता था, पर उसके मित्र को, जाति को जानता ही था। उसका नाम पूछा। उसके बाद दुकानदार ने स्वदेश कुमार को तो एक सुंदर कप में चाय दी, लेकिन उसके दोस्त को एक कुल्हड़ में चाय दी। तो ये क्या हुआ? जाति के आधार पर, मतलब नाम से उसने जाति को जानना चाहा और जाति के आधार पर उसके साथ भेदभाव किया, क्योंकि उसका जो दोस्त था वह दलित था। तो जो कि वह यह जो परिस्थिति थी वो कैसी हो गई? ये गलत परिस्थितियां हो गई, है ना, गलत है ये सब चीजें। उसके बाद दूसरी बात आती है, टेलीविजन के एक चैनल में समाचार पढ़ने वाले कुल 10 सदस्यों में से केवल 4 को यह आदेश दिया गया कि आगे वे समाचार न पढ़े। वे सभी कौन थी? महिलाएं थी। इसका कारण यह बताया गया कि वे सभी 45 वर्ष की उम्र को पार कर चुकी थी, लेकिन उस अवस्था को पार कर चुके 2 पुरुषों पर यह प्रतिबंध नहीं लगाया गया। तो यह किस आधार पर? लिंग के आधार पर समानता व्यक्त की गई कि पुरुष जो है 45 वर्ष के बाद तब भी सक्षम है, और महिलाएं जो है 45 वर्ष के बाद वो अक्षमता हासिल कर लेती हैं या सक्षम नहीं है। ऐसा जो भेदभाव किया गया, ये किस आधार पर किया गया? लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। तो विद्यार्थियों, ये क्या बताता है? जो हम समता के अधिकार को पढ़ रहे हैं, इस समता के अधिकार के अंतर्गत इन 2 उदाहरणों के आधार पर बताया गया है कि समाज में, राज्य में इस प्रकार का कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए, ऐसा हमारा संविधान कहता है। इसके लिए फिर क्या किया जाए? इसके लिए कौन सी याचिका दायर की जाए? इन सभी का विश्लेषण हम आगे के स्लाइड्स में करेंगे विद्यार्थियों। अभी देखो, अभी एक चार्ट बताया गया है, भारत का संविधान भाग 3, है ना, मौलिक अधिकार। तो भारत का संविधान, जैसे कि हमने आपको बताया था प्रथम वीडियो में, कि मौलिक अधिकारों को किस भाग में लिया गया है? भाग 3 के भाग में लिया गया है। ये देखो आपको दिखा रखा है, भाग 3 और मौलिक अधिकार, संविधान का भाग 3, भारत के संविधान का भाग 3 में। अब बात आती है सबसे पहले समता का अधिकार। समता का अधिकार मतलब समानता, जैसे आप लोग समझते हैं, उसका मतलब है समता का अधिकार, एक जैसे लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार करना। अब इसमें बात आती है कानून के समक्ष समानता। कानून के समक्ष समानता का मतलब क्या है? कि हर एक व्यक्ति जो किसी भी धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध होगा। मतलब उसके समक्ष, मतलब कानून के समक्ष कौन क्या होगा? समानता होगी। कानून के समक्ष सभी को समान संरक्षण प्रदान होगा, चाहे वह किसी धर्म का हो, मूलवंश का हो, जाति का हो, लिंग का हो, किसी जन्म स्थान का हो, है ना, किसी कोई दूसरे क्षेत्र का हो, सबके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव
नहीं किया जाएगा। तो इसे कहा जाता है कानून के समक्ष समानता। अब जैसे इसमें बात आती है दुकानों, होटलों, कुओं, तालाबों, स्नान घाटों, सड़कों आदि में प्रवेश की समानता। तो दुकान पर कोई, चाहे वह सामान्य वर्ग का व्यक्ति हो, चाहे दलित वर्ग का व्यक्ति हो, अल्पसंख्यक हो, उसको उसी आधार पर ही, उसको उसी वस्तु के जो मूल्य है उसी आधार पर ही उसको दिया जाएगा। उसके साथ उसकी कोई जाति, लिंग उसके साथ नहीं पूछा जाएगा और ना ही मालूम करने का प्रयास किया जाएगा। उसके साथ किसी प्रकार का होटल में, अब तो खैर कुएं तालाब तो नहीं रहे, लेकिन उनको जैसे पीने के, कहीं पानी पीने की व्यवस्था है तो वहां पर भी किसी प्रकार का उनके साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बात इसमें बताई गई है। तो कानून के समक्ष संरक्षण का जो बात आती है विद्यार्थियों, ये बात आती है जो मौलिक अधिकार भाग 3 में दिए गए हैं, उस भाग 3 के अंतर्गत आर्टिकल 14 अनुच्छेद 14 में ये बात कही गई है कि विधि के समक्ष सभी लोग क्या होंगे, समान होंगे। विधि यानी कानून, कानून के समक्ष सभी लोग समान होंगे। इसके बाद बात आती है रोजगार में अवसर की समानता। ये देखिए आप, रोजगार में अवसर की समानता। तो रोजगार में अवसर की समानता जो शब्द लिया गया है वह है आर्टिकल 16 में। ठीक है, आर्टिकल 16 में। तो आर्टिकल कानून के समक्ष संरक्षण और किसी भी प्रकार के भेदभाव का निषेध, ये कानून के समक्ष संरक्षण तो हो गया 14, और धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, ये अनुच्छेद हो गया, यह आर्टिकल हो गया 15। तो ये अनुच्छेद 14 और ये अनुच्छेद 15 में निहित है। और 16 में रोजगार में अवसरों की समानता। तो रोजगार में अवसरों की समानता, कोई भी व्यक्ति किसी भी धर्म, मूल, जाति, लिंग कहीं का भी हो, कैसा भी व्यक्ति हो, उसके साथ किसी भी प्रकार का भेदभाव नहीं किया जाएगा, उसके लिए सभी रोजगार खुले हुए हैं। ठीक है, तो फिर उसके बाद बात आती है अनुच्छेद 17 की, छुआछूत का अंत, यह इसको हम कह सकते हैं अस्पृश्यता का अंत, जिसमें आपको ये बताया गया था अभी ऊपर, जैसे कि कुएं, दुकान, होटल, कुएं, तालाब, किसी प्रकार से कि छुआछूत नहीं किया जाएगा, अस्पृश्यता का बर्ताव नहीं किया जाएगा। ये अनुच्छेद आर्टिकल 17 में बताया गया है संविधान के अंतर्गत। उपाधियों का अंत, उपाधियों का अंत से क्या अभिप्राय विद्यार्थियों? आर्टिकल 18 कहता है कि सेना, है ना, सेना, शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त कोई उपाधि नहीं दी जाएगी। ठीक है, मतलब सेना या शिक्षा संबंधी उपाधि के अतिरिक्त राज्य कोई और उपाधि नहीं देगा। भारत का कोई भी नागरिक किसी विदेशी राज्य से कोई उपाधि स्वीकार भी नहीं करेगा। तो क्या हुआ, उपाधियों का अंत कर दिया गया। और उपाधियां किसमें मिलेंगी? सिर्फ सेना में और शिक्षा में मिलेंगी। कोई भी व्यक्ति जो भारत का नागरिक नहीं है और वह भारत की किसी भी लाभप्रद या भरोसे के पद पर नियुक्त है, तो राष्ट्रपति की आज्ञा के बिना किसी विदेशी उपाधि को प्राप्त नहीं करेगा। वही बात, जो विदेशी उपाधि की बात की जा रही है, तो राज्य का कोई भी व्यक्ति जो है विदेशी उपाधि को स्वीकार नहीं करेगा, और स्वीकार करना होता है तो उसके लिए राष्ट्रपति की रजामंदी, राष्ट्रपति की स्वीकृति आवश्यक होती है। ठीक है विद्यार्थियों, तो उपाधियों का निषेध किया गया है। अब उसके बाद आता है बच्चों स्वतंत्रता का अधिकार। ये आपको समझ में आया ना, समानता का अधिकार, समानता का अधिकार अनुच्छेद 14, फिर ये 15 में भेदभाव का निषेध, फिर 16 रोजगार में अवसरों की समानता, छुआछूत का अंत 17 और उपाधियों का निषेध 18। तो 14 से 18 है ना, समता का अधिकार कितना हो गया? 14 से 18। तो अनुच्छेद 14 से 18 में ये अनुच्छेद आ गए, ये कानून के समक्ष धर्म, मूलवंश, जाति, लिंग या जन्म स्थान के आधार पर भेदभाव का निषेध, रोजगार के अवसरों में कोई किसी भी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति का हो, क्षेत्र का हो, सभी को रोजगार के समान अवसर प्राप्त होंगे। छुआछूत का अंत, अस्पृश्यता का, कि छोटा है, बड़ा है, नीच जात का है, ये उच्च जात का है, ऐसे कोई भावना नहीं होगी। उपाधियों का निषेध, उपाधियां किसमें मिलेंगी? सिर्फ शिक्षा में और सेना में उपाधियां दी जाएंगी, बाकी वैदेशिक उपाधियों का अंत कर दिया गया है।
और अगर कोई वैदेशिक उपाधि लेनी है तो उसके लिए राष्ट्रपति की रजामंदी आवश्यक है। बच्चों, इसके बाद आता है स्वतंत्रता का अधिकार। स्वतंत्रता का अधिकार से क्या अभिप्राय है? स्वतंत्रता के अधिकार से अभिप्राय बच्चों की समान रूप से हर एक व्यक्ति जो है कहीं पर भी जाने की स्वतंत्रता, बोलने की स्वतंत्रता, रहने की स्वतंत्रता, खाने पीने की स्वतंत्रता, इस प्रकार की सभी स्वतंत्रताएं इसमें सम्मिलित की गई हैं। तो आप देखें, व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार की अगर हम बात करें तो ये किस में आता है? ये अनुच्छेद 19 में आता है। ठीक है, कौन से अनुच्छेद में? अनुच्छेद 19 में। अब इसमें कौन कौन सी स्वतंत्रताएं बताई गई हैं? भाषण और अभिव्यक्ति की। भाषण देने की, हम भाषण दे सकते हैं, अपने विचारों को अभिव्यक्त कर सकते हैं। शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की, मतलब शांतिपूर्ण ढंग से हम कोई किसी भी सभा में, सम्मेलन में जमा हो सकते हैं और सभा को परिपूर्ण कर सकते हैं, है ना। किसी भी सभा के लिए हम शांतिपूर्ण ढंग से जमा हो सकते हैं, मतलब इकट्ठे हो सकते हैं, हम एकत्रित हो सकते हैं। उसी तरीके से संगठित होने की, हम कोई गुट बना सकते हैं, हम कोई दल बना सकते हैं, इसका भी हमें स्वतंत्रता दी गई है। लेकिन कैसा दल होना चाहिए? शांतिपूर्ण, है ना, अच्छे कार्यों के लिए होना चाहिए वह दल। भारत में कहीं भी आने की और जाने की, भारत के अंदर हम किसी भी राज्य में जा सकते हैं, आ सकते हैं। भारत के किसी भी हिस्से में बसने की और रहने की, भारत के किसी भी हिस्से में हम जाकर के बस सकते हैं, आवास ले सकते हैं, किसी भी आवास को खरीद सकते हैं और उसमें वहां रह सकते हैं। फिर उसके बाद आता है विद्यार्थियों, कोई भी पेशा चुनने की। पेशा यानी व्यापार, पेशा यानी व्यापार, वो नौकरी, है ना, किसी को भी हम जो है चुन सकते हैं व्यापार करने की। मतलब कोई भी हम पेशा चुन सकते हैं, व्यापार कर सकते हैं। व्यापार, पेशा, उद्योग, धंधे, किसी को भी हम अपनी मन मर्जी से चुन सकते हैं और वह काम हम पूरी कर सकते हैं। तो ये सब किसमें कहा गया है? यह कहा गया है अनुच्छेद 19 में कहा गया है। तो अनुच्छेद 19 में हमें ये सारी स्वतंत्रताएं इसके अंतर्गत दी गई हैं जो व्यक्तिगत स्वतंत्रता से संबंधित है। अब इसके बाद बात आती है विद्यार्थियों, अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण। तो अपराधों की दोष सिद्धि के विषय में संरक्षण, यदि हमने कोई अपराध किया है और उसका दोष सिद्ध नहीं होता है या हमने कोई दोष किया ही नहीं है, उसके संबंध में संरक्षण की हमें पूरी की पूरी व्यवस्था हमारे साथ होती है। कहने का तात्पर्य यह है विद्यार्थियों कि बिना हम जो है किसी भी प्रकार से अगर हमारे साथ कोई अपराध होता है और उसको सिद्ध करना है तो उसके लिए हमें संरक्षण प्राप्त होगा। ठीक है, उसके बाद आता है जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का। जीवन जीने की स्वतंत्रता, दैहिक यानी अपने शरीर की स्वतंत्रता का अधिकार। तो हम जीवन जी सकते हैं सुरक्षात्मक रूप से और अपने शरीर का जो मतलब हमारे शरीर को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, हमारी देह को कोई नुकसान नहीं पहुंचा सकता, उसकी भी हमें स्वतंत्रता प्राप्त है। फिर उसके बाद आता है शिक्षा का अधिकार। शिक्षा पाने का हमें अधिकार है ना। शिक्षा पाने का अधिकार हम हमारे चाहे उच्च स्तर की शिक्षा हो, चाहे उससे भी उच्च स्तर की शिक्षा हो या प्राथमिक शिक्षा हो, हम सभी बच्चों को, विद्यार्थियों को शिक्षा पाने का अधिकार भी दिया गया है। और ये शिक्षा पाने का अधिकार अब मौलिक कर्तव्यों में भी जोड़ दिया गया है, जिसमें 14 वर्ष तक बच्चों को अनिवार्य शिक्षा कर दी गई है। उसके बाद आता है अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। अभियुक्तों मतलब जिसने अपराध किया है या जिसने सजा प्राप्त कर ली है, उन अपराधियों को, उन कैदियों को या जो कोई व्यक्ति कोई किसी का गवाह बनता है, उसको भी अधिकार प्रदान किए गए हैं। तो विद्यार्थियों, आपको समझ में आया अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार। तो इसमें कौन कौन से कैसे कैसे अधिकार बताए गए हैं? इसमें बताया गया है स्वतंत्रता का अधिकार, जिसमें व्यक्तिगत स्वतंत्रता का अधिकार अनुच्छेद 19 में बताया गया है। और इसके अंतर्गत हमें भाषण, शांतिपूर्ण ढंग से जमा होने की, इकट्ठे होने की, संगठित होने की, भारत में कहीं भी आने जाने की, भारत में किसी भी हिस्से में बसने की, रहने की, पेशा, व्यापार, ये सभी स्वतंत्रताएं जो है हमें प्रदान की गई हैं। इसके बाद अपराधों के लिए दोष सिद्धि के संबंध में संरक्षण, जीवन की रक्षा और दैहिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये अधिकार जो दिए गए हैं ये हमें अनुच्छेद 20 और 21 में दिए गए हैं।
अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार, शिक्षा का अधिकार, ये अभियुक्तों और सजा पाए लोगों के अधिकार हमें दिए गए हैं, मतलब गिरफ्तारी या नजरबंदी के विरुद्ध रक्षा, ये अधिकार हमें दिए गए हैं अनुच्छेद 22 में दिए गए हैं। तो प्रिय विद्यार्थियों, अनुच्छेद 19 से अनुच्छेद 22 तक हमें ये अधिकार प्रदान किए गए हैं। अब इसके बाद आता है बच्चों शोषण के विरुद्ध अधिकार। शोषण के विरुद्ध अधिकार से क्या अभिप्राय है? शोषण के विरुद्ध अधिकार से अभिप्राय यह है कि हमारे ऊपर किसी प्रकार का शोषण होता है, व्यक्ति के ऊपर किसी प्रकार का, बच्चों के ऊपर किसी प्रकार का शोषण होता है, तो ये अधिकार हमें वह शोषण होने से मुक्त करते हैं। पहला कौन सा है? मानव के दुर्व्यापार, मतलब मानव का व्यापार नहीं हो सकता। बंधुआ मजदूरी पर रोक, बंधुआ मजदूरी भी नहीं कराई जा सकती। ये किसमें कहा गया? ये अनुच्छेद 23 में कहा गया, 23। उसके बाद जोखिम वाले कामों में बच्चों से मजदूरी कराने पर रोक। जोखिम वाले काम कोई भी नहीं करा सकता है बच्चों से। पहली बात तो काम करवाना ही नहीं चाहिए, किसी भी रोजगार संबंधित काम करवाना ही नहीं चाहिए, और जोखिम वाले काम तो बिल्कुल भी नहीं करवा सकते, यह कहा गया है अनुच्छेद 24 में। तो कारखानों आदि में बच्चों को काम करने के लिए मनाही की गई है। तो इस प्रकार से जिन बच्चों की आयु 14 वर्ष से कम है, उन बच्चों से किसी प्रकार का जोखिम भरा काम या नौकरी नहीं करवाई जानी चाहिए। तो इस प्रकार से क्या हुआ? शोषण के विरुद्ध अधिकार इसमें बताया गया है। बच्चों इसके बाद आता है धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, है ना। धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार से क्या अभिप्राय है? धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार से तात्पर्य यह है कि कोई भी नागरिक, कोई भी व्यक्ति अपने धर्म को मान सकता है, उसमें आस्था रख सकता है, अपने धर्म से संबंधित किसी भी प्रकार का प्रचार प्रसार कर सकता है, सरकार उसमें कोई भी हस्तक्षेप नहीं करती है। वह धार्मिक रूप से वह व्यक्ति जो है स्वतंत्र होता है। तो विद्यार्थियों, जैसे कि इसमें देखो बताया है कौन कौन सी स्वतंत्रताएं बताई हैं। आस्था, है ना। ये जो धार्मिक स्वतंत्रता का अधिकार, ये तो ऊपर जो हमने पढ़ा था शोषण के विरुद्ध अधिकार, ये अनुच्छेद 23 और 24 में है। फिर उसके बाद 25 से लेकर के 28 तक इसमें धार्मिक स्वतंत्रता के अधिकार बताए गए हैं। अनुच्छेद 25 25 से 28 तक आस्था और प्रार्थना, मतलब हम अपने धर्म में आस्था रख सकते हैं और उसकी प्रार्थना भी कर सकते हैं। धार्मिक मामलों का प्रबंधन कर सकते हैं, उसका प्रचार प्रसार कर सकते हैं, उत्सव मना सकते हैं, कोई भी सम्मेलन कर सकते हैं धार्मिक, है ना। इसमें राज्य कोई हस्तक्षेप नहीं करेगा। किसी विशिष्ट धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता। अगर कोई धर्म अपने धर्म की अभिवृद्धि करना चाहता है, मतलब कोई भी उत्सव करना चाहता है या कोई सम्मेलन करना चाहता है या कोई प्रोग्राम या कार्यक्रम करना चाहता है, सामूहिक रूप से कोई धार्मिक कार्यक्रम करना चाहता है, तो उस पर अगर वह भव्य होता है तो उस पर किसी प्रकार का टैक्स नहीं लगाया जाएगा। कर की अदायगी स्वतंत्रता, मतलब कर से छूट है उसको। फिर उसके बाद आता है कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना से उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कुछ शिक्षा संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा या उपासना में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। कहने का मतलब इसमें यह है बच्चों कि सरकारी शिक्षण संस्थाओं में तो किसी भी प्रकार की धार्मिक शिक्षा नहीं दी जाएगी, क्योंकि सरकार जो है कैसी है? धर्मनिरपेक्ष है। लेकिन बच्चों कुछ निजी संस्थाएं ऐसी होती हैं जो धार्मिक शिक्षा प्रदान करती हैं, तो उसकी उपासना की उनको पूरी तरह से स्वतंत्रता दी गई है। तो ये सब अनुच्छेद जो है कहां से कहां तक है? 25 से 28। तो 25, 26, 27, 28। अनुच्छेद 25 में आस्था प्रार्थना की, 26 में धार्मिक मामलों की, 27 में किसी धर्म की अभिवृद्धि के लिए कर अदायगी की स्वतंत्रता, और 28 में कुछ शिक्षण संस्थाओं में धार्मिक शिक्षा में उपस्थित होने की स्वतंत्रता। तो ये जो धार्मिक संस्थाएं होंगी ये निजी संस्थाएं होंगी। इसके बाद विद्यार्थियों आता है सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार। सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार से क्या अभिप्राय है कि अपनी संस्कृति और अपनी शिक्षा, है ना, इसका मतलब अपनी शिक्षा से संबंधित अधिकार, शिक्षा को प्राप्त करना या शैक्षिक संस्थाएं खोलना, ये अधिकार इसमें दिए गए हैं। ये अधिकार दिए गए हैं बच्चों अनुच्छेद 29 में और 30 में, क्योंकि इसमें दो अधिकार हैं।
अल्पसंख्यकों की भाषा और संस्कृति के संरक्षण का अधिकार, तो इसमें ये किसमें हो गया, अनुच्छेद 27 में हो गया सॉरी अनुच्छेद 29 में हो गया, है ना। अल्पसंख्यकों को शैक्षिक संस्थाएं स्थापित करने का अधिकार, ये हो गया अनुच्छेद 30 में। तो 29 और 30, अनुच्छेद 29 में और अनुच्छेद 30 में ये दोनों अधिकार जो हैं सांस्कृतिक और शैक्षिक अधिकार दिए गए हैं। इसके बाद बच्चों आता है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। संवैधानिक उपचारों के अधिकार से क्या अभिप्राय है? संवैधानिक उपचारों के अधिकार से अभिप्राय यह है विद्यार्थियों कि जो ये सारे अधिकार हमें दिए गए हैं, अनुच्छेद 32 जो है हमें क्या कहता है, अनुच्छेद 32 में दिया गया है संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ये क्या बताता है? ये कहता है कि जितने भी अधिकार हैं उन सभी अधिकारों का संरक्षण जो है संवैधानिक उपचारों का अधिकार करेगा। अब आप देखो, सबसे बड़ी बात, संवैधानिक उपचारों के लिए अनुच्छेद 32 में क्या जो कहा गया है, इसे डॉक्टर भीमराव अंबेडकर ने संविधान की आत्मा या संविधान का हृदय कहा है, हार्ट जो है वो कहा है, क्योंकि संवैधानिक उपचारों के माध्यम से ही ये सभी अधिकार जो हैं वो प्रभावी रूप से कार्य करते हैं। ठीक है, तो ये तो देखो आपका क्या हो गया, ये पूरा आपका मौलिक अधिकार से संबंधित एक चार्ट है जिसको आप भली भांति आप इसको समझ सकते हैं, आप इसको समझने का प्रयास भी कर सकते हैं और एक दो बार इसको आप देखेंगे तो आपको ये बहुत ही अच्छे से टिप्स पे याद हो जाएगा। जैसे कि संवैधानिक उपचारों का अधिकार जो हमने बताया अनुच्छेद 32 में, मौलिक अधिकारों को लागू करवाने के लिए न्यायालय में जाने के अधिकार, और इसको हम विस्तृत रूप से हम आगे के स्लाइड्स में हम देखेंगे कि कौन कौन से ऐसे संवैधानिक उपचार बताए हैं। इसमें बहुत सारे संवैधानिक उपचार बताए हैं बच्चों। इसमें है बंदी प्रत्यक्षीकरण है, परमादेश है, प्रतिषेध है, अधिकार प्रच्छा है ना, निषेधाज्ञा, ऐसे बहुत सारे रिट्स हैं बताई हैं, ऐसे बहुत सारे आदेश हैं जो न्यायालय में जाकर के लागू करवाया जा सकता है। तो आप ये देखें, ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। जैसे उस ऊपर बताया ना, बीच में तो हमने चार्ट पढ़ा पूरा, ऊपर जो उदाहरण बताए थे उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं कि ये भेदभाव के स्पष्ट उदाहरण हैं। एक में जाति और दूसरे में लिंग के आधार पर भेदभाव किया गया। आपकी राय में क्या ऐसा भेदभाव सही है? गलत है। समता का अधिकार ऐसे और अन्य प्रकार के भेदभाव को समाप्त करने का प्रयास करता है। ये सार्वजनिक स्थलों जैसे दुकान, होटल, मनोरंजन स्थल, कुआं, स्नान घाट, पूजा स्थल, सभी में समानता के आधार पर प्रवेश की बात करता है। केवल धर्म, मूल व जाति, लिंग, जन्म स्थान या इनमें से किसी के आधार पर ही प्रवेश में कोई भेदभाव नहीं हो सकता। मतलब किसी से किसी प्रकार का भेदभाव नहीं। वो हमें सिर्फ ये समझना है बच्चों की व्यक्ति है, मनुष्य है, नागरिक है, इस देश का है, उसको हमें किसी जाति, धर्म, भाषा, संस्कृति से हमें तोलना ही नहीं है। उसे हमें समान मानना है कि वह मनुष्य रूप में है और उसके साथ एक जैसा ही व्यवहार करना है। ना छोटा है, ना बड़ा है, ना धर्म है, ना जाति है, किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करना है। चाहे वो समानता का अधिकार हो, चाहे स्वतंत्रता का अधिकार हो, चाहे वो शिक्षा का अधिकार हो, कोई सा भी अधिकार हो, सबकी सभी अधिकारों में यह जो लाइन मैं बता रही हूँ, किसी भी धर्म, जाति, भाषा, मूल वंश, है ना, लिंग, इन किसी भी तरीके से भेदभाव नहीं होगा। ये हमारा भारतीय संविधान जो है बार बार कहता है, लेकिन हम सभी जो जनता है इसका पालन नहीं करती है। हमें इसका पालन करना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति क्या है? मनुष्य है। वह कोई जाति नहीं है, वो कोई धर्म नहीं है, वह कोई उसको हम किसी लिंग के आधार पर नहीं तोलेंगे। हम सिर्फ उसको मनुष्य के आधार पर तोलेंगे और मनुष्य ही मानेंगे और मनुष्य के अनुसार ही उसके साथ व्यवहार करेंगे। यह उपयुक्त आधारों पर लोक सेवाओं में कोई भी भेदभाव वर्जित करता है। यह अधिकार बहुत महत्वपूर्ण है, क्योंकि पहले हमारे समाज में समानता के आधार पर प्रवेश नहीं दिया जाता था। ठीक है, छुआछूत की प्रथा बहुत ही पुराने की अगर हम प्राचीन काल की बात करें तो अस्पृश्यता, छुआछूत बहुत ही चरम सीमा पे था। तो इसको और इसका मतलब इतनी असमानता थी कि इसने समाज का जो स्वरूप है बिल्कुल भद्दा कर रखा था। समता के अधिकार के द्वारा इसे समाप्त कर दिया गया और उसी अधिकार के अंतर्गत यह भी व्यवस्था की गई विद्यार्थियों कि केवल उन लोगों को छोड़कर जिन्होंने सेना या शिक्षा के क्षेत्र में गौरवपूर्ण उपलब्धि प्राप्त की है,
राज्य किसी भी व्यक्ति को कोई उपाधि प्रदान नहीं करेगा। जैसा मैंने आपको ऊपर बताया था कि सिर्फ सेना में और शिक्षा में ही उपाधि दी जाएगी, कोई वैदेशिक उपाधि जो है नहीं दी जाएगी, कोई वैदेशिक उपाधि की कोई चर्चा इसमें नहीं होगी। और अगर कोई विदेशी उपाधि प्राप्त होती है तो उसके लिए राष्ट्रपति की रजामंदी आवश्यक है। ठीक है, इस प्रकार समता का अधिकार भारत को एक सच्चे लोकतंत्र के रूप में स्थापित करता है। तो बच्चों, सच्चा लोकतंत्र या सर्वोच्च लोकतंत्र कब बनेगा? जब उस तंत्र में, उस शासन में रहने वाले जो लोग हैं वो कैसे होंगे? इक्वल होंगे, समान होंगे, एक जैसे होंगे, तभी जाकर के उनके साथ ऐसा ही व्यवहार, मतलब समान व्यवहार किया जाएगा। समझ में बात? समान व्यवहार उन सभी व्यक्तियों के साथ होगा, चाहे विभिन्नता है। हमारे भारत में जो लोग रहते हैं विभिन्न धर्म के हैं, जाति के हैं, हर तरह के लोग यहाँ रहते हैं, अलग अलग क्षेत्र, बहुत सारे यहाँ क्षेत्र हैं, अपनी भाषाएं हैं, अपनी संस्कृति है, लेकिन हम सब हैं क्या? हम सब सिर्फ मनुष्य हैं। उस मनुष्यता के आधार पर ही हमारे साथ व्यवहार सरकार करेगी और हमें भी एक दूसरे के साथ उसी प्रकार से व्यवहार करना होगा, जिसमें सभी नागरिकों को समान प्रतिष्ठा व गरिमा प्राप्त हो सके। क्या आपने अपने संविधान की प्रस्तावना पढ़ी है? तो नहीं पढ़ी है तो आप एक बार पढ़िएगा उसको, है ना। मैं आपको आपके सामने प्रस्तावना और मौलिक कर्तव्य लेकर के एक दिन फिर आपसे भेंट करूंगी, जिसमें हम प्रस्तावना और कर्तव्यों को विस्तृत रूप से पढ़ेंगे। ठीक है बच्चों। उसके बाद आता है ये समानता को कैसे परिभाषित करती है। आप पाएंगे कि प्रस्तावना में समानता के बारे में दो बातें लिखी गई हैं, है ना। प्रतिष्ठा की समानता और अवसर की समानता। अवसर की समानता का क्या अर्थ है? समाज के सभी वर्गों को समान अवसर मिले। अवसर यानी अपॉर्चुनिटीज जो होती हैं, आगे बढ़ने के जो मार्ग हैं, सभी को समान मिलने चाहिए, किसी के साथ किसी प्रकार का भेदभाव नहीं होना चाहिए। लेकिन जब समाज में अनेक सामाजिक विषमताएं व्याप्त हों तो वहां समान अवसरों का क्या मतलब हो सकता है। तो इसीलिए अगर समाज में सामाजिक विषमताएं होंगी, ठीक है, सामाजिक विषमताएं होंगी तो क्या स्थिति होगी? कोई समान रह ही नहीं पाएगा बच्चों। इसलिए सामाजिक विषमताओं को सबसे पहले खत्म करना हमारे लिए अति आवश्यक है। संविधान स्पष्ट करता है कि सरकार बच्चों, महिलाओं, सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े वर्गों की बेहतरी के लिए विशेष योजनाएं और निर्णय लागू कर सकती है। आपने नौकरियों और स्कूलों में प्रवेश के लिए आरक्षण के बारे में भी सुना होगा। आपको संभवतः आश्चर्य भी हुआ होगा कि समानता के सिद्धांत का पालन करने के बावजूद यह आरक्षण क्यों है। वास्तव में संविधान का अनुच्छेद 16(4) साफ साफ कहता है कि आरक्षण जैसी नीति को समानता के अधिकार के उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जा सकता। क्यों नहीं देखा जा सकता? यदि आप संविधान की भावना को देखेंगे तो पाएंगे कि अवसर की समानता के अधिकार को पूरा करने के लिए जरूरी है। क्यों? क्योंकि आरक्षण किन्हें दिया गया है? आरक्षण दिया गया है अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति, जो पिछड़े वर्ग के लोग हैं, उन्हें आरक्षण दिया गया है। उन्हें सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए उनको अवसर दिया गया है कि वे भी आगे आए और आगे आकर उस अवसर का लाभ उठाएं। तो विद्यार्थियों, इस प्रकार से भारत का संविधान सभी के लिए अवसर और प्रतिष्ठा की बात करता है। अब आप यह देख सकते हैं, एक कोटेशन दी गई है 16(4), जिसमें ये बताया गया है बच्चों कि इस अनुच्छेद की कोई बात राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों के लिए, नागरिकों के किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। यह अनुच्छेद 16(4) में कहा गया है कि अनुच्छेद क्या कहा गया है कि राज्य को पिछड़े हुए नागरिकों को किसी वर्ग के पक्ष में जिनका प्रतिनिधित्व राज्य की राय में राज्य के अधीन सेवाओं में पर्याप्त नहीं है, नियुक्तियों या पदों के आरक्षण का प्रावधान करने से नहीं रोकेगी। तो अगर वह वर्ग है ना, वह वर्ग अगर पिछड़ा हुआ है तो उसके लिए आरक्षण जो की सेवा जो की जाएगी, आरक्षण का प्रावधान जो किया जाएगा, वह राज्य उनके लिए कर सकती है। क्यों कर सकती है? उनको सामान्य वर्ग के बराबर लाने के लिए। अब इसमें आगे देखें हम, देखो इसमें कितनी अच्छी एक उदाहरण बता रखा है। इसमें आप एक न्यायाधीश हैं, आपको ओडिशा
के पुरी जिले के दलित समुदाय के एक सदस्य हादी बंधु में एक पोस्ट कार्ड मिलता है। उसमें लिखा है कि उसके समुदाय के पुरुषों ने उस प्रथा का पालन करने से इनकार कर दिया जिसके अनुसार उन्हें उच्च जातियों के विवाहोत्सव में दूल्हे और सभी मेहमानों के पैर धोने पड़ते थे। इसके बदले उस समुदाय की 4 महिलाओं को पीटा गया और उन्हें निर्वस्त्र किया गया। और पोस्ट कार्ड लिखने वाले के अनुसार हमारे बच्चे शिक्षित हैं और वे उच्च जातियों के पुरुषों के पैर धोने, विवाह में भोज के बाद जूठन हटाने और बर्तन मांजने का जो परंपरागत काम करने को तैयार नहीं है। ये मानते हुए कि उपयुक्त तथ्य सही है, आपको निर्णय करना है कि क्या इस घटना में मौलिक अधिकारों का उल्लंघन हुआ है। आप इसमें सरकार को क्या करने का आदेश देंगे। तो कहने का मतलब ये है कि आपको अपने आप को एक न्यायाधीश मानना है और ये जो घटना हुई है उन बच्चों के साथ, उन लोगों के साथ जो अपनी अपनी जो उनकी जो परंपरा रही है कि उस जातियों के घर में कोई प्रोग्राम होता है या कोई समारोह होता है तो वहां पर उनके घर में जो जूठे बर्तन है या जो किसी भी प्रकार का जो काम है, पैर धोना है ना, विवाह का भोज के बाद जूठा उठाना, बर्तन मांजना, ये सभी इनके परंपरागत कार्य थे। लेकिन अब जब हमें ये अधिकार मिल चुका है, संविधान, हम आजाद हो चुके हैं, आजाद भारत में हम रहते हैं, तो हमारे बच्चों ने हमें मना कर देंगे। बच्चे क्या हो रहे हैं, शिक्षित हो रहे हैं, जागरूक हो रहे हैं, अपने अधिकारों के प्रति अवेयर हैं, उन्होंने मना कर दिया और उन्होंने याचिका दायर की। और आप खुद ये बताइए कि सरकार को इस कार्य के लिए क्या करना चाहिए, आप क्या सलाह देंगे कि यह कार्य करना गलत है या सही है। तो आप खुद निर्णय करके बताइए बच्चों, आप खुद सोचिए कि यह जो आपको ये एक्टिविटी दी गई है इसमें कहाँ आप अपना मंतव्य क्या रख सकते हैं। तो आप इसमें आप बताइए इसके अंदर, और इसके अंदर समझिए कि हम आपकी सोच जो है कहाँ तक जाती है। इसके बाद बच्चों आता है अनुच्छेद 21। अनुच्छेद 21 क्या कहता है कि जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण, है ना। अब हम स्वतंत्रता का जो अधिकार पढ़ेंगे, हम ये स्वतंत्रता का अधिकार आगे के वीडियो में पढ़ेंगे, लेकिन इसको हम पहले हम ये देख लेते हैं कि अनुच्छेद 21 क्या कहता है। 21 जीवन और दैहिक स्वतंत्रता का संरक्षण किसी व्यक्ति को उसके प्राण, है ना, और दैहिक स्वतंत्रता मतलब देह, है ना, शारीरिक स्वतंत्रता से विधि द्वारा स्थापित प्रक्रिया के अनुसार ही वंचित किया जाएगा, अन्यथा नहीं। विधि द्वारा मतलब कानून द्वारा ही हमें उस प्रक्रिया के अनुसार ही से वंचित किया जाएगा, मतलब कानून ही है जो इसको देह त्याग करने के लिए कह सकती है, बाकी और कोई उसको त्याग करने के लिए नहीं कह सकता। तो अनुच्छेद 21 ये व्यवस्था करता है। तो स्वतंत्रता के अधिकार को हम अब आगे के वीडियो में हम इसका अध्ययन करेंगे। इससे पहले आप ये ध्यान रखिए कि समता का अधिकार क्या है। समता के अधिकार में जो एक्टिविटी दी गई है, जो अनुच्छेद है, आप उसको लर्न कीजिए, समझिए, और किसी प्रकार का आपको डाउट होता है तो कमेंट बॉक्स में लिखिए। मैं उसको आपको फिर आपका उसकी समस्या को लेकर के, उस समस्या का समाधान लेकर के मैं वापस उपस्थित होंगी। तब तक के लिए आपसे नेक्स्ट वीडियो तक के लिए विदा, नमस्कार।